Hi, good afternoon. I think I was in the wrong login and I was waiting for you guys. Can somebody confirm whether you are able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Great. Okay. So I think I was in the wrong login. मैं वो दूसरे वाले login में चला गया था and I was waiting for you और आप शायद यहाँ मेरा वेट कर रहे थे. No issues. चलिए, so because of corona हम लोग physical classes नहीं continue कर पा रहे हैं, so we'll continue with the online session. I hope आप सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो, पढ़ने के लिए एफर्ट मार रहे हो, राइट? एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लेना. दिस क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू और जो भी चैप्टर होने वाला है वो मैम से पहले ही पूछ लेना एंड प्लीज पढ़ के आना. आई होप आप सभी आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हैं. Can I have a yes in the chat box if you have studied electricity and you are prepared for the class today? Did you got the information that you were supposed to study electricity today? Chat box में yes लिख सकते हो. जो लोग को पता था कि आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आना है और आप पढ़ के आए हो. ओके हेत, ठीक है, ठीक है अमान, ओके निधि. What about others? Danan, Yashika. Yes, sir. Whether you know कि आपको आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना था? Yes, sir. पढ़ के आए हो? Yes, sir. ओके याशिका, ओके, फेयर इनफ. ठीक है अलीशा, व्हाट अबाउट यू बेटा? यस सर, पढ़ के आए हैं. पढ़ के आए हो पक्का? सवाल पूछ सकते? पूछो. पूछूं? चलो, ओम्स लॉ क्या है बताओ. बताओ अलीशा. पता है नहीं पता है? तो ना बोलो, कोई बात नहीं. अलीशा, ओके. अमान बताओगे ओम्स लॉ क्या है? अमान, can you unmute and tell me what is Ohm's law? ओके अलीशा, ठीक है, चैट में लिखा तुमने. अमान, आपको आवाज आ रही है मेरी? गाइस, सभी को आवाज आ रही है? कैन यू कंफर्म? सर आ रही है आवाज. ओके, ठीक है. सो अमान, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है ना? वो तो ओम्स लॉ की इक्वेशन है. So, अगर कोई पूछता है कि ओम्स लॉ डिफाइन करो, तो ओम अंकल जो थे, है ना, ओम बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है. सो ओम अंकल ने क्या डिफाइन किया था? ओम अंकल ने बोला था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब एक कंडक्टर होगा, ठीक है, उसमें अगर आप बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, एक वायर ले लेते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और उसमें आप अगर एक एक्सटर्नल, अगर आप एक वायर पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, वोल्टेज दोगे, तो इसमें करंट फ्लो होगा, है ना. और ये जो करंट होता है, जैसे जैसे आप धक्का ज्यादा मारोगे, ये बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल धक्का है ना, तो जैसे जैसे आप धक्का मारोगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा. सो उन्होंने कहा था कि आई जो करंट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड. दिस इज व्हाट ओम अंकल सेड, है ना. ये अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम्स लॉ बताओ, तो आपको कहना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना. ओम अंकल की स्पेलिंग पता है ना, OHM, ठीक है. So according to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. Or I can say I is proportional to V. और अगर आप कांस्टेंट हटाते हो, ठीक है, कांस्टेंट हटाते हो तो क्या बोलते हो? V is equals to IR, ठीक है. V is equals to IR. उसको उल्टा भी लिख सकते हो कि V is directly proportional to I. बेसिकली आपको इसको ऐसे लिखना है
the voltage or the potential difference is proportional to the current. मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा. क्लियर है? और अगर इसका ग्राफ बनाना है, अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको बोलना है कि अगर मैं इसका IV कर्व बनाता हूं, अगर मैं यहाँ करंट लेता हूं या फिर यहाँ पे करंट लेता हूं और यहाँ पे वोल्टेज लेता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो आप बोलेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. ये आर क्या है? रेजिस्टेंस है. क्लियर है ना? ओम्स लॉ क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So potential difference should be directly proportional to the current. This is what everybody should say when you're talking about Ohm's law. ठीक है. इस चैप्टर में कुछ कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि what power, what is the formula for power? P is equal to VI. ठीक है. सो पावर जो होता है वो क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन. वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब इसको कई तरीकों से आप बोल सकते हो. ठीक है. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है पावर की? Watt. वॉट. Watt. वो जो हमारी वॉट लग जाती है ना कभी कभी एग्जाम देते वक्त, वो वाला वॉट. ठीक है. WATT वॉट. ठीक है. अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज KWH? Kilowatt per hour. किलोवाट आवर. ठीक है. व्हाट इज दैट किलोवाट आवर? कोई समझाएगा क्या होता है ये? एनीबॉडी? हेत, कैन यू एक्सप्लेन? सर एक आवर में कितने किलोवाट्स यूज हुए? सो बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं कि 6 kWh, मतलब क्या हुआ? सर एक आवर में 6 किलोवाट यूज हुए ऐसा शायद. सो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि इट इज 6 इंटू, किलो का मतलब होता है 1000 हाँ. और वॉट, तो 1000 वॉट अगर एक घंटे तक मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स तक. ठीक है. हाँ. आपके घर में आप 6000 वॉट्स का अगर कोई अप्लायंसेस चलाते हो एक घंटे तक, ठीक है, एक घंटे तक अगर आप 6000 वॉट्स का अप्लायंसेस चलाते हो तो आप कहोगे कि आपके घर में जो बिजली कंज्यूम हुई है दैट इज हाउ मच? 6 किलोवाट आवर. क्लियर है? और इसको हम 6 यूनिट्स भी बोल सकते हैं. राइट? ओके. पावर इज आल्सो गिवन एज V into I. मैंने अभी बताया. और अभी अपन ने देखा था ओम्स लॉ के हिसाब से V क्या होता है? IR. तो यहाँ पर हम V की जगह अगर IR लिख देंगे, so this can also be written as IR into I, क्योंकि V की वैल्यू क्या रख सकते हैं? IR. I square R. तो ये भी एक पावर का फॉर्मूला है कि नहीं है? तो अगर क्वेश्चन पेपर में करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और पावर पूछ लिया है तो भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि I is equals to V by R. I is equals to V by R, है कि नहीं? तो ये पावर का फॉर्मूला एक और तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. V into I की जगह हम लिख सकते हैं V by R, तो आप कहेंगे इट इज V square upon R. ये भी एक पावर का फॉर्मूला हो सकता है. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. ओके. कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज जूल्स लॉ? एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज जूल्स लॉ? जूल अंकल का लॉ क्या था? जूल्स लॉ, एनीबॉडी? किसी को याद है? तुमने बोला तुमने पढ़ा है चैप्टर. कैसा चैप्टर पढ़ा है भाई? याशिका बेटा, एनी आंसर? राज? Sir, heat of the conductor is proportional to the square of the current flowing through the resistance. Okay. Then heat of the current is proportional to its resistance, and heat of the current is proportional to time. Right. Time of what? कितनी देर तक वो करंट कितने फ्लो? टाइम में करंट फ्लो होगा. हाँ. करेक्ट. सो बेसिकली H इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R इंटू T. ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने कि हीट जो है जूल्स लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, दैट इज द करंट जितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस एंड द टाइमिंग. ठीक है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ.
लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर जिसका रेडियस r है और जिसका लेंथ l है, ठीक है। और एक और कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है वो r/2 है और लेंथ l ही है। तो हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो? r वाले में या r/2 वाले में? रेडियस r वाले में हीट ज्यादा होगी या रेडियस R वाले में सर। हाँ? Now don't, सर R वाले में। so please understand this r and this r are different. समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज रेजिस्टेंस, राइट, एंड सॉरी दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है। और व्हाट इज दिस r? नीचे वाला r क्या है? ये रेडियस है, ठीक है। अभी समझिएगा बात को। आपको पता है रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के टर्म्स में होता है, रो एल अपॉन ए। क्या लेंथ सेम है दोनों की? जी हाँ, लेंथ तो सेम ही है दोनों की, दोनों का मटेरियल भी सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम ही है। तो एरिया पे डिपेंड करता है। कहने से इसका एरिया ज्यादा होगा, रेडियस इसका r है ना, तो इसका एरिया भी ज्यादा होगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें हीट क्या होगी? कम होगी। और इसमें हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो क्या बात को? कहना है वो यस एवरीबॉडी? यस सभी से यस मिल सकता है? Yes, sir. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? रेडियस कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है हीट पे, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। देखो यार, एक चीज समझ लो, अगर आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, बाद में जाके बहुत पछतावा होता है जब हम अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, है ना। आप सबके सपने हैं कि मैं लाइफ में कुछ करूं, कुछ बड़ा बनूं, है ना। सबके सपने होते हैं और बनना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बाद में और आप अगर उस जगह पे नहीं जा पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके 10th के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो यार बाद में बहुत रोना आता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं सर मुझे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन सर मेरा इंटरव्यू में क्रैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पूछते हैं 10th के मार्क्स, और 10th के मार्क्स मेरे बुरे हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ पर कोई लापरवाही मत करना। आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को उजागर करना। शायद इस उम्र में उस वैल्यू को नहीं समझ पाओगे, बट मेरी बात को बहुत ध्यान रखना, लाइफ में काम आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड लाइक मैड। अगले 30-40 दिन पागलों की तरह काम करो, पागलों की तरह मेहनत करो। जितने भी एक्सरसाइज शीट मैडम भेजते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, या जो भी फैकल्टीज यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आपकी, प्लीज उसको बहुत सीरियसली पढ़ो। और केवल इन क्लासेस पे डिपेंडेंट मत रहना, सेल्फ स्टडी भी बहुत सारा करना है। अच्छी बात यह है कि जो जो चैप्टर्स यहाँ पर हो रहे हैं उन चैप्टर्स को रिवाइज करो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये 40 दिन, the 40 days will define your next 40 years, boss. तो प्लीज मेक श्योर दैट इसको बेकार मत कर देना, लाइफ टाइम रिपेंट करोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारे केस स्टडीज देखे हैं। यू विल रिपेंट। आप बाद में ये बोलोगे यार मैंने कर लिया होता तो अच्छा होता। अभी टाइम है, रात भर बैठो, सुबह जल्दी उठो, फाइट मारो, पेरेंट्स की मदद लो इन टर्म्स ऑफ कोई भी उनको बोलो कि मुझे कोई भी काम ना दो घर का। बहुत अच्छा टाइम है कि आपको स्कूल से इतना प्रेशर नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम विद यू। प्लीज मेक श्योर अपने समय का बहुत सही उपयोग करो आप। आई एम टेलिंग यू, प्लीज इस चीज को मैं बहुत रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं जाएगा केवल आपका। आप अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे, अच्छा करियर नहीं बना पाओगे, और बाद में जाके रोना आता है कि यार वहां पर काम कर लिया होता तो अच्छा था। So please make sure you work hard, you study for 7 to 8 hours every day apart from the classes। आप सुबह 2 घंटा, दोपहर को 2-3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा, आपके पास कोई समय नहीं होना चाहिए यार। 40 days तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड। और मैं ये नहीं कहता आप 90% लाओ, 95% लाओ, बट आप अपना पोटेंशियल खुद डिफाइन करो। एटलीस्ट आपको अपना पोटेंशियल तो पता है ना यार। मुझे तो लगता है ना कि मैं 95 ला सकता हूँ, राइट। और बिलीव करो कि आपके अंदर क्षमता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में क्षमता है, और आप अपना पोटेंशियल डिफाइन करो ना यार। आपको पता है, आप सबसे बेहतर अपने आप को जानते हो। रोहन सर नहीं जानते, नेत्रपाल सर नहीं जानते, आप तो लेकिन सबसे आप अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो अपने आप का पोटेंशियल डिफाइन करो कि सर मैं इतना तो ला ही सकता हूँ, इतना तो मेरे अंदर कैलिबर है।
एंड प्लीज मेक श्योर दैट उसके लिए फाइट मारो। और अगर आपको लगता है कि आप 85 ला सकते हो तो 90 के लिए फाइट मारो ना, थोड़ा सा तो स्ट्रेच करना चाहिए। अगर आप 90 ला सकते हो तो 95 के लिए स्ट्रेच मारो, ठीक है। अगर आप 70 ला सकते हो तो 75 के लिए स्ट्रेच मारो, बट प्लीज स्ट्रेच जरूर मारो। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक एक मार्क्स, एक एक कॉन्सेप्ट कभी ना कभी आपको लाइफ में फायदा देगा, ये आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज के सेशन को प्रैक्टिस से करेंगे, ठीक है। कुछ मैंने 5-6 चीजें, फॉर्मूलेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे करंट, ठीक है, दैट इज उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको कहूंगा अभी सॉल्व करने के लिए, राइट। सो प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस आल्सो, क्लियर है। प्लस उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में सॉल्व करना आता है ना। For example, if I give you a fundamental, let's say, I hope everybody knows that. For example, if I say there are 3 resistances, something like this, ठीक है, ये A point है, ये B point है, ये resistance है 3 ohms, 3 ohms and 3 ohms. What is the equivalent resistance? इसका equivalent resistance कितना होगा? 9 होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाते हैं, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, सबको पता है ना ये बात। और पैरेलल में क्या हो जाता है, 1/3 1/3 1/3 के टर्म्स में हो जाता है, मालूम है ना, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे जरा, ये ड्रॉ कर लो जरा अपने नोटबुक में। Can you find the equivalent? It's up 4 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 5 ohms. Draw the equivalent fast. Tell me what is the equivalent answer. और chat box में लिखना, बोलना नहीं ताकि दूसरे लोग करते रहें. Don't tell the answer so that others can solve. झलक, try करो बेटा, राज. Chat में आंसर लिखो. What is the answer? Put the answer in the chat box. अच्छा एक बात बताओ, कहने से ये दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि देखो ये पॉइंट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है केवल, कहने से ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है ना, और ये पॉइंट भी सेम ही है, तो कहने से ये x पॉइंट है तो ये भी x पॉइंट है, ये y पॉइंट है तो ये भी y पॉइंट है, और सिमिलरली ये z पॉइंट है तो ये भी z पॉइंट है। यस और नो? तो x और y के बीच में दोनों दिख रहे हैं आपको 4 के, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लो, कितना हो जाएगा बताओ? 2 ohm। 2 ohms। हमें पता है कि जब भी इक्वल वैल्यू होती है तो हाफ हो जाती है, तो ये मान लीजिए a पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर x पॉइंट, सो आई कैन से x और y के बीच में द इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 2। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? क्यों? क्योंकि ये 4 है और ये 4 है, सो 1/4 + 1/4
इजिकल टू 1/r इक्विवेलेंट ये होना चाहिए। सिंप्लीफाई करोगे इसको दोनों को सॉल्व बनेगा 2/4 इजिकल टू 1/r इक्विवेलेंट और दिस विल बी 1/2 और 2, तो r विल बी r इक्विवेलेंट विल बी 2। सिमिलरली ये भी 5 है, ये भी 5 है, टोटल कितना हो गया y और z के बीच में, y और z के बीच में कितना हो जाएगा, कहने से हाफ विच इज 2.5। कैसे आएगा वो 2.5, 1/5 प्लस 1/5 पता है ना, इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट और r इज इक्वल टू 5/2 और 2.5। ठीक है, सो टोटल आप दोनों सीरीज में हो गए, ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। सो यहाँ पे a और b के बीच में फाइनली व्हाट इज द रेजिस्टेंस, बोलो क्या आंसर, बोलो क्या आंसर, चैट में लिखो सभी लोग, बोलना नहीं है, चैट में लिखो फटाफट। व्हाट शुड बी द आंसर नाउ? Yeah, man, good. Others, write the answer in the chat box. Chat box में आंसर लिखो। और फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग चैट बॉक्स में। या 4.5 है ना, 2 + 2.5 विल बी, और ऐड हो जाएगा ना, अब सीरीज में सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो इट इज 4.5 ohms। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। Yes, sir. Let's see if we can solve this one. Let me give you one more similar type का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस के ऊपर ही। Let's see if we can solve this. Okay. चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या फिर करंट निकालो। Find the current in the circuit. ऐसा बना लो, you have to find the current in the circuit. अच्छा, एमीटर क्या होता है, किसको नापने का डिवाइस होता है एमीटर? Current current सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं? series सीरीज। ऑलवेज रिमेंबर दैट एमीटर इज कंसिडर्ड ऑलवेज इन द सीरीज। ठीक है, ठीक है सर, आपको आई का वैल्यू निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, चलिए बताइए, ये सर्किट है, करंट कितना होगा इस सर्किट में, जल्दी से, आई का वैल्यू कितना होगा? और बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, सॉल्व करने की कोशिश करो सभी लोग, अमान सॉल्व करने की कोशिश करो, याशिका, दयानंद, राज, करो कोशिश बेटा। जल्दी से ट्राई करो। ओके ओके हेत, सोच लेना एक बार। या ठीक है, ठीक है दयानंद, ओके हेत, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स, जल्दी से आंसर दे दो भाई। या ट्विशा, गुड। अलीशा कुछ गलती कर रहे हो बेटा, अलीशा एक बार चेक करो।
राज व्हाट इज योर आंसर? सो कहने से अगर ये मेरा पॉइंट x है और ये मेरा पॉइंट y है ना, तो कहने से ये वाला और ये वाला सीरीज में है, क्योंकि ये तो एक साथ ही ऐसे लगे हुए हैं ना। इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, ये x और y, सो कहने से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। समझ में आ रहा है क्या बात? और नीचे भी ये ऐसे 4 और ये भी 4। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, है ना। ऊपर वाला भी सीरीज में होगा और नीचे वाला भी सीरीज में होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एक्स एंड वाई पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज योर 12 वोल्ट का बैटरी। ये 4 + 4 8 और ये 4 + 4 8, ठीक है। तो ऊपर भी 8 और नीचे भी 8 फाइनल, ठीक है। एंड 8 और 8 अगर पैरेलल में है तो इफेक्टिवली 4 हो जाएगा। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज इज 12, रेजिस्टेंस इज 4, so your answer is what, 3 amperes। सभी को मिल रहा है? राज, इज इट क्लियर? आरव, निधि, सबको समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? राज समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, चलो एक और करेंगे, और थोड़ा फास्ट करना अब, ठीक है। अभी एक और बता रहा हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करना, ठीक है। लेट्स सी इफ यू कैन गेट दिस वन। ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, आई एम गिविंग यू ऑन द स्क्रीन। क्विकली ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड फाइंड द करंट। आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है। ओके, ड्रॉ दिस फास्ट। चलिए फटाफट बताएंगे करंट कितना है इसमें भाई। फाइंड द करंट इन द सर्किट। फास्ट करना, फास्ट बताएंगे और आंसर टाइप करें चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग। जल्दी 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 सॉल्व करो। देखो हिंट देता हूँ आपको, हिंट देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर से, ऊपर से। कहने से ये दोनों पैरेलल में है ना, बस यहाँ से स्टार्ट करो सॉल्व करना, सिंपलीफाई करना। फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, फिर वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे एंड सो ऑन। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, तुम्हें पता होना चाहिए 20 और 20 पैरेलल में तो वो 10 बन जाएगा। बी क्विक। फास्ट फास्ट फास्ट।
ओके दयानंद, ओके अमान, जल्दी से बाकी लोग आंसर दें। दयानंद और अमान अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो, सही किया है कि नहीं आप लोगों ने। प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर। याशिका, ट्विशा, व्हाट इज योर आंसर बेटा? ट्विशा, रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, करंट निकालना है। ओके ध्रुव, Faith, okay, sorry, not Dhruv, Faith. What about others? राज, आरव, समझ में आ रहा है बेटा? बिंदु सागर, समझ में आ रहा है? झलक, चलो देखो मैं आपकी मदद करता हूँ। सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दो अभी, ठीक है? मैं ग्रीन कलर के पेन से यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए ना। सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। अच्छा, कहने से इन दोनों का 20-20 मतलब 10 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? दोनों पैरेलल में है तो 10 हो जाएगा। Yes, sir. ओके, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, ठीक है? इसको रिमूव कर देता हूँ और ये ऐसा कुछ बचेगा केवल, ठीक है? ओके, सो ये ऐसा कुछ बच जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। यस और नो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। Yes. Yes. अब कहने से ये 10-10 विल बिकम 20 एंड दिस 10-10 विल बिकम 20, ठीक है? और वो 20-20 पैरेलल में होंगे, ये 20 बनेगा और ये भी 20 बनेगा क्योंकि ये सीरीज है, ठीक है? और ये 20 और 20 पैरेलल है, ये वाला 20 और ये वाला 20 पैरेलल में, समझ पा रहे हो ना? तो वो 20 और 20 पैरेलल में होने की वजह से कितना हो जाएगा? इफेक्टिवली 10, 10. ठीक है? 10. तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? ये पूरा सर्किट एक तरह का इस तरह से रिवाइव हो जाएगा। ये 10 तो था ही और ये इफेक्टिवली 10 आ गया। यहाँ तक क्लियर क्या? यहाँ तक Yes. क्या? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वापस से सीरीज हो गया तो क्या बना? 20, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक 10 + 10 का 20 लगा लेते हैं, दिस विल बी 20, राइट? और ये 20-20-20 कितना हो गया? 60। 20-20-20 कितना हो गया? 60 हो गया ना? 60, ठीक है? सो बेसिकली मैं इसको भी अगर रब कर दूं तो आपका ये डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज 60, यस और नो? अब देखो ये 20 और 60 पैरेलल में है, सो आई कैन से 1/20 + 1/60 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। दिस इज 3 + 1 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट, और R equivalent is equal to what? 60/4, which is 15 ohms. दोनों का parallel will give me answer as 15 ohms. क्लियर है? और ये 30 + 15 दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 + 15 will be 45 ohms. तो आपका सबका कुछ ना कुछ गड़बड़ आ ही रहा था। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है। अब करंट निकालना तो बहुत आसान है सर। करंट होता है V/R होता है, V20 है और रेजिस्टेंस 45। So 5 4s and 5 9s. So 4/9 amperes will be your answer. Can I have a yes? Then now it is correct for you. Faith, Twisha, Yes, sir. Aman, समझ? Yes. Yes, sir. आर्या, क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेना फटाफट।
एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, और कहीं पे भी छोटी सी गलती करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा. So make sure that you need to be very, very careful while solving such questions. Answer will be 4 by 9 amperes. ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है. चलो एक बार प्रैक्टिस देता हूँ. लेट मी गिव यू वन मोर प्रैक्टिस सो दैट आप इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाओगे. चलो, आपको वापस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, चलो ड्रॉ करो फटाफट नोटबुक में. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. के का मतलब है किलो ओम्स. ओके, चलो ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बताओ. हमेशा ध्यान रखना, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और थोड़ा सा टफ सर्किट दिया है ना, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है उससे सबसे दूर चले जाओ. जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था बहुत ऊपर वाले पॉइंट से निकालना स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर इधर कहीं आ जाओ सबसे दूर. यहाँ पे देखना स्टार्ट करो. तो कहने से ये वाला और ये वाला सीरीज में होंगे. ठीक है, ये दोनों सीरीज में होंगे. ठीक है, वहां से सोचना स्टार्ट करो. बताओ आंसर क्या होगा, सोचो पहले. व्हाट इज आंसर.
ओके, some says 800 ohm, some said 7.2. अच्छा देखो, चलो मैं हेल्प करता हूँ, सब अलग अलग आंसर दे रहे हो, इतनी लड़ाई मत करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से देखो सभी लोग, मैं ब्लू कलर का पेन यूज कर रहा हूँ टू सॉल्व दिस, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस। कहने से ये वाला और ये वाला सीरीज में होगा, क्योंकि देखो ये एक लाइन में आ रहा है ना, ठीक है? ये दोनों सीरीज में होंगे, ठीक है? सो अल्टीमेटली इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, ये दोनों कितना बना लेंगे? 1 + 1, कहने से 2, और ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, कहने से ये x और y के बीच में, और ये भी x और y के बीच में ही हुआ ना फिर तो। सो ये 2 और ये 2 मिला के 1 हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है? सो दैट मींस माय डायग्राम विल रिड्यूस टू समथिंग लाइक दिस। ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ठीक है? और ये 2 और 2 के बीच में ये वापस से 1 हो गया। ये समझ पा रहे हो क्या? ये 1 कैसे आ गया? ये इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये तो ऐसा कैसा है, ये भी मैंने नहीं छेड़ा, ये भी ऐसा कैसा है, और ये भी नहीं छेड़ा, ये भी ऐसा कैसा है। ये 1 और ये 1 सीरीज में थे, मतलब 1 + 1 2 बनाया, और ये 2 पैरेलल में आ गए, ठीक है? सो 2 और 2 पैरेलल में इफेक्टिवली 1 दे देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? कहना है भाई यस? Yes, sir. सभी लोग, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। सभी को क्लियर हो रहा है ये मैंने कैसे किया? सभी लोग चैट में लिख के बता सकते हो ना? ये दोनों सीरीज में और फिर वो दोनों इसके साथ पैरेलल में, तो 2 और 2 पैरेलल में 1 दे देगा, ये रहा 1। अब देखो वापस से सेम प्रोसेस, ये 1 और 1 सीरीज में, तो 2 बना लेगा, 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1 बना लेगा। मतलब इसके बाद का जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये आपका 1 ओम्स, 1 किलो ओम्स, फिर ये जाके ये वापस से 1 किलो ओम्स, ठीक है? दिस इज पॉइंट बी। 1 और 1 सीरीज में है, सो आंसर इज 2 किलो ओम्स। समझ गए क्या? Sir, can you repeat what Yes. network problem? मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो सभी लोग। देखो ये दोनों सीरीज में, ये पक्का है, तो ये सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या बना लेंगे? 2, 1 + 1 विल बिकम 2, यस और नो? ठीक है? अगर ये इसने 2 बना लिया, तो कहने Yes. इसको हटा के मैं एक ही रख सकता हूँ, दैट मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 2 रख सकते हैं यहाँ पर, और अब देखो ये 2 और ये 2 पैरेलल में है, तो ये 2 और ये 2 पैरेलल में है, तो वो 1 बना लेंगे, तो ये रहा वो 1। नीचे वाला डायग्राम देखो, अभी ये 1 बन गया इक्विवेलेंट में, ये 1 ऐसा कैसा ये रहा, ये 1 ऐसा कैसा ये रहा, और ये 2 ऐसा कैसा ये रहा, लेकिन ये सर्किट रिड्यूस होके ये 1 बना लेगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, नाउ कैन आई से दैट आई एम यूजिंग द ग्रीन पेन नाउ, ये दोनों सीरीज में, ठीक है? सो 1 + 1 2 बना लेगा, और ये इसके साथ पैरेलल में, सो 2 और 2 पैरेलल में बन जाएगा, तो इफेक्टिवली ये 1 बनेगा, और ये 1 तो था ही इधर, ठीक है? और ये 1 और ये 1 अगेन वापस सीरीज में, तो आंसर इज 2 किलो ओम्स। कैन आई हैव अ यस? Yes. ओके, ठीक है? ये अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से आप कह सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, बट ये अगर बन गए तो फिर सारे क्वेश्चन आसानी से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है ना? चलो एक लास्ट देता हूँ, इसी से कनेक्टेड अब आपसे आना चाहिए, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व दिस वन, लेट्स सी इफ यू कैन गेट दिस। अब सेम लॉजिक से बता रहा हूँ, सेम लॉजिक से अब आपसे ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ब्रेन जो है वो शार्प होता जाएगा। चलो देखते हैं आप निकाल पाते हैं क्या, ड्रॉ करो फटाफट। इक्विवेलेंट निकालना है आपको, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, ये सब ओम्स है, ओके? दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 5। डायग्राम थोड़ा सुंदर सा बना लेना, मैंने थोड़ा रफ में बनाया है। Then this is 12, this is 3, and this is 14। चलो बताओ क्या करेंगे?
अच्छा एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, इसको थोड़ा और आसान कर लें. लेट मी चेंज सम वैल्यूज. लेट मी जस्ट चेंज सम वैल्यूज सो दैट बिकम इजियर फॉर यू. कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज कर लो. मिडिल वाले जो है ना, इनकी वैल्यूज चेंज कर लो जरा, मैं बताता हूँ, वो लिख लो. राइट इट एज 24 ohms. ठीक है, एंड दिस इज 28 ohms. ठीक है, बस ये दो चेंज कर लो जरा, 24 एंड 28 ohms. अब बताओ क्या आंसर होगा. पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो इसका आंसर भी आ जाना चाहिए. सिमिलर टाइप का लॉजिक है. करो. द्विज तुम कहाँ थे इतनी देर से, बहुत लेट आए हो. ओके, यस यू आर राइट है. क्या समान, फाइन, गुड है. व्हाट अबाउट अदर्स. पिछला क्वेश्चन अगर सॉल्व किया था ठीक से तो आ जाएगा. या निधि ओके. बाकी लोग गलत है तो गलत, सही कोई बात नहीं, आंसर तो दो, कोशिश तो करो. अच्छा देखो, एक फंडा समझा रहा हूँ, जैसे हमने पिछली बार किया था. कहने से मैंने कहा था कि पॉइंट ए और बी के बीच में चाहिए तो उसके फारदेस्ट सबसे दूर चले जाओ. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कहने से 6, 8 और 10 सीरीज में है. 6, 8 और 10 सीरीज में दिख रहे हैं, 6, 8 और 10 सीरीज में. ठीक है, तो इनको जब टोटल करोगे तो कितना बनेगा, 6 + 8 दैट इज 14 + 10 इज 24. 24. ध्यान से देखो कि ये 24 और ये 24 पैरेलल में हो जाएगा ना फिर, क्योंकि इन तीनों की जगह तो एक ही लिख सकते हो अपन. ठीक है, और 24 और 24 मतलब 12. राइट. सो आप समझने की कोशिश करिए. मैं दोबारा से बना रहा हूँ इसको, डायग्राम को ध्यान से देखिए. ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का था. दिस वाज 24, राइट. तो कहने से दैट यहाँ पर भी एक टोटल मिला के 24 आ जाएगा. ठीक है, वो 6, 8 और 10 हटा के 24 आ जाएगा. ना 24 एंड 24 पैरेलल में दिख रहा है, तो 24 एंड 24 पैरेलल में, इसका मतलब इफेक्टिवली 12. इफेक्टिवली कितना हो जाएगा वो, 12. यस, इसको हटा लेते हैं एंड दिस विल बिकम 12. अब वापस से ये तीनों सीरीज में है. सो 4 + 12 16 + 12 इज 28, और इस 28 के साथ पैरेलल में होंगे. तो फाइनल सर्किट कैसी होगी, ये 2 और 28 और 28 का पैरेलल मतलब 14, एंड दिस विल बी 14. ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है. अभी वापस से तीनों सीरीज में, 14 + 14 28 + 2 दैट इज 30. सो योर आंसर इज 30. समझ में आया कैसे रिड्यूस करना होता है सभी को.
Can I have a yes from? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है. चलो, great. So let us solve some questions now. जैसा मैंने कहा था कि देखो बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस यू शुड नो व्हाट इज वन कूलम. ठीक है, यू शुड नो डेफिनेशंस लाइक 1 कूलम. ठीक है, 1 जूल. ठीक है, व्हाट इज वर्क डन. तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. राइट, डेफिनेशंस याद रखना. चार्ज की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, ओके. So let me give you some questions now quickly. हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक क्वेश्चनर रख रहा हूँ, राइट, एंड इट इज 4. सो वी विल डू इट इन 30 मिनट्स. ठीक है, मैं आपको एक टेस्ट की तरह दे रहा हूँ. 30 मिनट्स दूंगा और आपको 30 मिनट्स में उसके आंसर अपने नोटबुक्स में लिखने हैं. करोगे ना? रेडी एवरीबडी? Yes. या Yes, इलेक्ट्रिसिटी sir. वाले चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. आई विल गिव यू 20 क्वेश्चंस और उसके लिए 30 मिनट्स है आपके पास. ठीक है, सो हियर आर योर क्वेश्चंस. आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी दिस. जस्ट अ मिनट, आपको मैं ठीक ठाक कर देता हूँ. दिख रहा है सभी को? 20 questions on your screen. Can you see this now? Can somebody confirm? Yes, sir. चलो फटाफट. Yes, sir. इजी टाइप्स वालों को फटाफट आंसर लिखना है 1 मार्कर में. मॉडरेट टाइप्स 2-2 मार्क्स के हैं और बोर्ड लेवल या हॉट लेवल 2 to 3 मार्क्स के. फटाफट सारे आंसर लिखो, फिर डिस्कस करता हूँ. प्लीज राइट ऑल द आंसर्स वट एवर यू कैन एंड डोंट लुक एट द बुक. कुछ भी रेफर मत करना. और याद रखना कि हर बार इस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे आपसे, तो एवरी लेक्चर प्लीज कम प्रिपेयर्ड. चलो फटाफट सॉल्व करो. 30 मिनट्स आपके पास हैं. जो आंसर नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ देना. जितना जितना कर सकते हो उतना फटाफट सॉल्व करो.
Those who have finished the answers can write it done in the chat box. You have 15 more minutes to finish these 20 questions. 15 मिनट और हैं आपके पास. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लास्ट में, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 11 से 20 में थोड़ा सा 2 मार्कर के हिसाब से लिखना है. Make it fast.
ओके, सभी ने एक बार ट्राई कर लिया है, और 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट कोशिश करो।
ओके डन। कितने क्वेश्चन कर पाए जरा चैट बॉक्स में लिखो, टाइम इज अप। 5, 7, 8 कितने कर पाए? ईमानदारी से लिखो चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाए तो दैट्स ओके, बट कितने किए वो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी से सभी लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो कितने क्वेश्चन कर पाए। 2, 4, 5, 6 कितने किए? 21, 20 नहीं हुए, कोई बात नहीं। सभी लोग सभी लोग सभी लोग, आर यू गाइस देयर? ओके अलीशा, ओके ध्रुव, हेत, ओके त्विषा, ओके झलक, व्हाट अबाउट अदर्स? राज ओके, राज थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है बेटा। हेत कम हुए। याशिका ओके, निधि ओके, ठीक है ठीक है। बिंदु सागर ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? द्वेज, अमन कहाँ गायब हो गया? ओके अलीशा, ठीक है ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा, बट मेक श्योर देखो देखो आज अभी इसके आंसर नहीं आए, इट्स ओके, बट आज के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ठीक है। सो मेक श्योर दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट you solve these questions very very effectively, ठीक है? ये आपको आने चाहिए, that is very very important, ठीक है? चलिए अच्छा 18th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द आंसर? 4.5 एम्पीयर। या सो बेसिकली इसमें सीधा सीधा इक्वेशन लगा सकते हैं ना, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कैलकुलेट द करंट फ्लो एंड द फ्यूज टू बी यूज्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आयरन व्हिच ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, ठीक है, एंड कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। सो हमें पता है कि पावर गिवन है, राइट, वोल्टेज गिवन है, और कैलकुलेट करने को बोल रहा है करंट। इन तीन कौन सा फॉर्मूला है जो कनेक्ट करता है? एक ही तो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, VI। पावर आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, करंट आपको फाइंड करना है ना? पावर कितना है? पावर इज गिवन टू यू एज 1 किलोवाट, सो इसको 1000 गिन लें। वोल्टेज कितना है? 220। आपको करंट निकालना है, ये रहा फॉर्मूला, लगा दो। सो I इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज विच इज 1000 अपॉन 220। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4.5 एम्पियर्स विल बी आवर आंसर। इज इट क्लियर? यस। सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो कैन आई यूज अ 5 एम्पियर करंट फॉर द फ्यूज और 4 एम्पियर करंट? कौन सा फ्यूज यूज करना चाहिए? 5 एम्पियर। या 4.5 से तो ज्यादा ही लगेगा, ठीक है? सो इट हैज टू बी अ 5 एम्पियर फ्यूज, इट कैन नॉट बी अ 4.5 एम्पियर फ्यूज, ओके? नहीं तो फ्यूज काम का ही नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। देन what about the last question, 20th? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? Yes, Nidhi, we will give you questions, don't worry about that. 20th 20 किसी ने किया है? सर ₹108। क्या हुआ? 108, yeah, that's the correct answer. Yeah, a refrigeration of 600 watt operates for 12 hours per day, ठीक है? एक फ्रिज है घर में, उसका वोटिंग पावर वोटिंग दिया हुआ 600 वाट, वो कितने घंटे चलता है? 12 घंटे चलता है। Calculate the cost of energy to operate it for 1 month at the rate of 5 per kilowatt hour, ठीक है? तो जैसे आप घर में बिजली का बिल निकालना चाहते हो ना, तो आप बिजली का बिल निकाल सकते हो इसी फंडामेंटल से, ठीक है? आपको पता है कि जो पावर उसकी कंज्यूम हो रही है वो कितनी है? 600 वाट, ठीक है? और 600 वाट कितने टाइम के लिए? 12 घंटे के लिए,
ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एंड देन यू कैन गेट द कंजम्पशन, समझ रहे हो, कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, ठीक है, सो उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 से और किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किलोवाट आवर्स में कितना आ रहा है वो, करो मल्टीप्लाई, सो व्हाट 216. यू विल से 600 watt into 12 hours into 30 days, है ना, हर रोज 12 घंटे चलता है और 30 डेज तक चलता है, और किलो में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय 1000। क्यों 1000 से डिवाइड किया, बिकॉज किलोवाट में चाहिए ना, ठीक है, सो ये 1010 ये कैंसिल हो गया, ये 10 भी कैंसिल हो गया, सो 12 3 36 into 6 is how much, मैंने से 216 किलोवाट आवर, ठीक है, पावर कंजम्पशन कितना आया, 600 वाट का था, 12 घंटे रोज चलता था, 30 डेज तक गिनना है मुझे, बिजली का बिल निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये वाट में था, मुझे किलोवाट आवर चाहिए, ठीक है, मुझे किलोवाट आवर चाहिए, सो किलोवाट में किया और इनटू आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कितना किलोवाट आवर आया, 216 किलोवाट आवर, और इसका मतलब, और इसने बोला है 5 रुपए का पर यूनिट है, सो इनटू क्या कर दो 5, सो आंसर इज 1080 रुपीज। तो आपका जो बिजली का बिल है वो 1080 रुपीज होगा इस फ्रिज की वजह से। सभी को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हो इसी तरीके से, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जो भी कंपनी का टोरेंट का या एएमसी का या एईसी का, उसमें भी आप देखिएगा लिखा होता है कितना किलोवाट आवर यूज हुआ, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ, इस केस में 216 बिजली यूज हुआ, और हर यूनिट का रेट दिया हुआ है 5 रुपया, तो टोटल 1080 रुपीज का खर्चा हुआ होगा। सभी से यस मिल सकता है मेरे को, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। Yes, ठीक है। yes, sir. अच्छा 11th क्वेश्चन तो हो गया होगा, बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 11। Yes, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पावर, अभी थोड़ी देर पहले किया था, V into I, ठीक है, या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R तीनों लिख लेने चाहिए हमको, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैन आई वॉट आर, ठीक है, वॉट आर लिखना है आपको या किलोवाट आर, ठीक है। सो आप लिखेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द सेंस, वैसे तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी हमारे को इस केस में बोला इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है। डिफाइन इट, हाउ विल यू डिफाइन इट, इट इज द पावर यूज्ड, है ना, यही बोलेंगे ना हम लोग, और 1 watt hour is the energy consumed when 1 kilo power or 1 kilowatt power is used for 1 hour, 1 kilowatt power is used for 1 hour, it is the energy of 1 kilowatt used for 1 hour, clear है? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, पावर क्या होती है, कहने से वर्क डन, ठीक है, और Yes. एनर्जी, है ना, रेट at which the electric energy, right, dissipate or consume electric current, that is the power, voltage into current, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, ठीक है। अच्छा ये टर्म सुना है, हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर, यस सर। क्या होता है हॉर्स पावर? सर वो जो कार्स में और बाइक्स में होता है ना, हॉर्स पावर। हाँ करेक्ट, तो बट वो क्या है, उसका पावर से क्या लेना देना है, सो याद रख लो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अभी अभी अपन ने पावर वॉट में निकाला था ना, सो यस जब बड़ी यूनिट्स होती हैं तो वॉट यूज नहीं करते हैं, हॉर्स पावर यूज करते हैं। जैसे कार्स के केस में स्पेसिफिकली आप बोलोगे इसकी हॉर्स 5 हॉर्स पावर का इंजन है, मतलब बेसिकली 5 into 746 वॉट का इंजन है, तो उसकी पावर डिसाइड करता है। सो एक और यूनिट है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है।
ओके, हाँ, थर्ड, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? ये तो यही हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर. हाउ इट इज कॉमनली नोन? इट इज कॉमनली नोन एज यूनिट. ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट जितना भी हम बोलते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज यूनिट. क्लियर है? किलोवाट आवर इसकी कमर्शियल यूनिट है. ठीक है. फोर्थ, व्हाई इज जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर अनडिजायरेबल? क्यों अनडिजायरेबल है हीट? कोई बताना चाहेगा? एक कंडक्टर में हीट अनडिजायरेबल है, क्यों? अच्छा, कभी आपने देखा है कि कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, अगर उसको रात भर जला छोड़ दो कार के हेडलाइट्स को, तो क्या होता है? कार की बैटरी डाउन हो जाती है. बैटरी डाउन हो जाती है और वो कार जो है वो बंद पड़ जाती है. हाँ. है ना? सो बेसिकली अगर मैं, ध्यान से समझो, अगर मैं किसी कंडक्टर में हीट देता रहूंगा, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हीट देता रहूंगा, तो क्या होगा? इसकी एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो फर्दर हीट बनाएगी. और फर्दर हीट बनाने से हो सकता है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, या मेरा जो डिवाइस है, वो खराब हो जाए. ठीक है, तो हीट अगर जनरेट हो रही है तो वो फर्दर मेरी हीट जनरेट करेगी, और फर्दर हीट जनरेट करने से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो शायद मेरे डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए बहुत ज्यादा हीट किसी कंडक्टर में नहीं लानी है हमें. क्लियर है? क्या रीजन है उसका? कि मेरा डिवाइस खराब हो जाएगा. आप एक ज्यादा हीट कंडक्टर को दे दोगे तो डिवाइस खराब होने का खतरा होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा हीट नहीं दी जाती. क्लियर? ठीक है. और Yes. उसी का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है. अच्छा, मुझे बताओ, बल्ब में जो एलिमेंट यूज होता है वो क्या है? बल्ब की जो फिलामेंट के लिए कौन सा एलिमेंट यूज? टंगस्टन. 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 ठीक है, बल्ब की जो फिलामेंट्स होती हैं, कभी आप देखना बल्ब को अगर निकाल के घर में है तो उसमें जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की है. ठीक है, और उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन क्यों डाली जाती है? वो इसीलिए डाली जाती है, ये ऊपर वाला रीजन है जो मैंने अभी बताया. ठीक है, दिस इज द रीजन बेसिकली. क्यों? क्योंकि वो जो टंगस्टन जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो बल्ब फूट ना जाए या बल्ब खराब ना हो जाए, तो उसको इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस को रखते हैं ताकि वो बल्ब की लाइफ बढ़ जाए, है ना, ताकि वो जो हीट है वो डिसिपेट हो जाए और बल्ब की लाइफ जो है वो बढ़ जाए. समझ गए? इट इज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट. It is to increase the life of the filament. Clear? Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएगा कोई? 1515. क्वेश्चन 15 पूछ रहा है, कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो while the heating element does. Explain the reason. इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी जो कॉर्ड होती है, जो वायर होता है, वो तो ग्लो नहीं करता है, लेकिन अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है. कभी आप जैसे आपके घर में टोस्टर होगा, ठीक है, या होटल में गए होंगे तो टोस्टर देखा होगा, ब्रेड को सेकने वाला, तो उसके अंदर जो वो कॉइल होती है वो थोड़ी सी जलती है ना, ऐसे ऑरेंज से कलर की, वो हीटिंग एलिमेंट है, वो तो जलता हुआ दिखता है. ठीक है, लेकिन उसकी जो कॉर्ड है, जो वायर है जिससे वो आप उसको ऑन करते हो, वो नहीं होता है जलता हुआ. ऐसा क्यों? Sir, the heating element is made up of an alloy. हाँ, हीटिंग एलिमेंट Is made up of an alloy. हाँ, सो बेसिकली इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वो जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कॉर्ड होती है ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे जाएगा. ठीक है, जबकि जो हीटिंग कॉइल होती है, जो एलिमेंट होता है, वो आराम से पास होने नहीं देता, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और इसीलिए वो बर्न हो जाता है. समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, जो कॉर्ड होती है, वायर होती है, वो तो कॉपर की होती है ना, और कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इसलिए वो जलता नहीं है. लेकिन जो एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट होता है, वो जो कॉइल होती है जहाँ पे गर्म होती है ब्रेड, ठीक है, जहाँ पे वो
ब्रेड गर्म होती है, ठीक है, तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है जिसके बीच में हम ब्रेड को रखते हैं, राइट, दैट हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ रेजिस्टिविटी जिसकी हाई होती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम फ्लो हो पाएगा, ठीक है, करंट कम फ्लो हो पाएगा तो अल्टीमेटली वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, एंड अल्टीमेटली हीट एनर्जी कन्वर्ट्स टू लाइट, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो जल रहा है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन 19 कौन बताएगा? क्वेश्चन 19, what is the answer? Question number 19. The heat produced per second increased by a factor of 25 when the potential difference was altered. Calculate what factor the applied potential difference. The heat जो है वो 25 के फैक्टर से इंक्रीज हो गई. So can I say that हमें पता है कि heat is equal to I square RT, लेकिन इसने मुझे किसके साथ कंपेयर करने को कहा है? पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ, और हमें पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको? अच्छा, I को हम लिख सकते हैं V बाय R, I को लिख सकते हैं ना V बाय R, तो यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये बन गया V बाय R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T, एक R कैंसिल हो जाएगा, सो आपके बचेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी. कहने से ये भी तो हीट का फॉर्मूला होता है, कहने से रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है, और टाइम पीरियड भी सेम ही है, दोनों के लिए कोई और चेंज किया नहीं है उसने, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि अगर ध्यान समझना, उसने क्या बोला है कि मेरा जो हीट है पहले H था, अब 25H हो गया, तो बताओ कि पहले V स्क्वायर अपॉन RT अगर V था तो ये V1 था लेट्स से, तो नया V2, R तो सेम ही रहने वाला है और T भी सेम रहने वाला है, ये V2 कितना हो गया होगा? समझ रहे हो? ये V2 V1 का कितना हो गया होगा? व्हाट फैक्टर, कैलकुलेट बाय व्हाट फैक्टर द अप्लाइड पोटेंशियल चेंज. सो ये जो वोल्टेज है ये किस फैक्टर से चेंज हुआ होगा? अगर ये 25 हुआ है तो बता सकते हो? बता सकते हो? Sir, 5. हाँ, कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड, ये इक्वेशन समझ में आ गया ना? पहले हीट इतनी थी और अब हीट 25 टाइम्स हो गई है, तो वोल्टेज जो है वो किस फैक्टर से चेंज हुआ होगा? लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 1/25, H तो कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये T भी कैंसिल, R भी कैंसिल, सो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट लोगे तो आपको मिलेगा, जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा कि V1 स्क्वायर, सॉरी 25 V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट ले लीजिए तो आपको मिलेगा V1 इज इक्वल्स टू, करेक्ट लिखा है ना? हाँ, सो V1 विल बी इक्वल टू 1/5 ऑफ V2, और यू कैन से V2 इज इक्वल टू 5 V1. समझ गए क्या? फैक्टर 5 से चेंज हो जाएगा वो. सभी लोगों को क्लियर हो रहा है क्या किया मैंने? कोई डाउट? Yes, sir. इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. ओके. अच्छा, फ्यूज का फंक्शन तो पता है ना? मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, ये 17th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डज अ फ्यूज प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस? पता है ना आपको कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो वो, सॉरी करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है, और उसकी वजह से करंट आपके घर में नहीं पहुंच पाता है. क्लियर? एंड दैट इज व्हाई फ्यूज आपको बचा लेता है ओवर हीटिंग या ओवर करंट से. कभी कभी फ्लक्चुएशंस आते हैं और फ्लक्चुएशंस की वजह से वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज की वजह से करंट बढ़ता है, लेकिन फ्यूज की एक लिमिट होती है, उसके ऊपर जैसे ही करंट जाएगा फ्यूज टूट जाएगा, और फ्यूज मेल्ट हो गया या टूट गया तो इसका मतलब करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा. ठीक है. अच्छा, फ्यूज कौन से मटेरियल का बनता है क्वेश्चन नंबर 14 में, और वो सीरीज में लगता है पैरेलल में लगता है? सीरीज में.
सीरीज में लगता है फ्यूज, पैरेलल में क्या लगाओगे तो फायदा ही नहीं है यार, है ना। फ्यूज सीरीज में लगाओगे तो ही फायदा है, ठीक है। सो सीरीज में लगता है फ्यूज। और कौन से मटेरियल का बनता है? हाँ, आप उसको लिख सकते हो, कॉपर। नॉट ओनली कॉपर, प्योर कॉपर नहीं होता है, वो अलॉय होता है, निक्रोम कहते हैं उसको, निकेल और क्रोमियम यूज किया जाता है उसमें, जिसमें कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम होता है। कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम लिख लेना। वो एक अलॉय होता है जिसमें कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम होते हैं, निक्रोम कहते हैं कई बार, निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है, फ्यूज वायर को। ठीक है, फेयर इनफ। कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे छोड़े हैं, दो की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ट्राई करना इनके आंसर्स, मैं ये शीट आपको दे रहा हूँ अभी आपके ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, यू कैन फाइंड द आंसर्स आर देयर इटसेल्फ, यहीं पे आंसर्स भी हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपने अपने आंसर्स, ठीक है, नीचे उसके आंसर्स गिवन है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस। और इसके अलावा भी आई विल आस्क मैडम टू सेंड यू मोर क्वेश्चंस, बट प्लीज मेक श्योर दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। कल मैथ्स का लेक्चर है, तो जो भी टॉपिक होने वाला है उसको पढ़, ऐसे ब्लैंक मत आ जाना यार। मेक श्योर दैट इस क्रैश कोर्स का फायदा तभी होने वाला है जब आप चीजों को पहले से पढ़ के आओ। मैम से पूछ लो कि मैम आज क्या टॉपिक होने, चैप्टर को 2 घंटा 3 घंटा रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ पर आओगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। वेडनेसडे को मैं केमिस्ट्री का लेक्चर फिर से लेने वाला हूँ, सो मेक श्योर दैट वो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ के आना, सेम फॉर्मेट में हम क्लास करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा यहाँ पर, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके सर। फाइन। सो मेक श्योर दैट ये 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो प्लीज फाइट, ठीक है, साथ में मिलके फाइट करेंगे, बट अच्छे से पढ़ो, सबको बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। चलो, ओके, आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर नाउ। आई एम शेयरिंग द शीट विद यू गाइस, एक एक क्वेश्चन इस शीट का आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। चलो, ओके, बाय, थैंक यू, सी यू ऑन वेडनेसडे देन, बाय बाय सर। Bye, बाय sir. सर। बाय।